नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। आज की सियासी खबरों के लिए मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है। दिबांग वरिष्ठ पत्रकार कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे साथ हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार और राकेश शुक्ला मेरे साथ रहेंगे। और आज के शो की शुरुआत एक बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट से करने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। अखिलेश का प्रस्ताव है कि 7 सीट आरएलडी ले, लेकिन उनमें से 4 सीट पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। इसे लेकर जयंत पर गठबंधन तोड़ने का भारी दबाव है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में आने पर 2 सीट पर आरएलडी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बागपत और मथुरा की सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं। एक राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट यही है कि जो आरएलडी है हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, तो ये बड़ी उलटफेर हो सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी की 3 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच पेच फंसा है। इन्हीं सीटों पर जब बात बनती नहीं दिखी तो जयंत चौधरी का मूड बदल गया। वो कौन सी 3 सीटें हैं, क्या पेच फंसा है, इसकी जानकारी लेते हैं अभिषेक उपाध्याय से। बिल्कुल, देखिए विवेक, कुल 3 सीटों का मसला है और ये 3 सीटों का मसला इसलिए फंसा हुआ है कि ये 3 सीटें कायदे से इस पर जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे थे और ये 3 सीटें जयंत चौधरी का मानना था, आरएलडी सूत्रों का कहना है कि उनके ही हवाले होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर, और मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की सीट है जहाँ पर हरिंद्र मलिक, जो पहले कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हो गए हैं, हरिंद्र मलिक अपना दावा ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी, ऐसा आरएलडी के सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी उनके नाम को आगे बढ़ा रही है। इस तरह कैराना, जहाँ इकरा हसन नाहिद हसन की बहन है, पूर्व सांसद तबस्सुम की बेटी हैं, उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक नाम है रुचि वीरा का बिजनौर में, जो कि बीएसपी की विधायक थी और अब बीएसपी ने इनको निष्कासित कर दिया था। ये 3 नाम ऐसे हैं जहां पर सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी इनको पिच कर रही है वहां पर। आरएलडी ये चाहती है कि यहां पर उनका उम्मीदवार हरिंदर चौधरी के बारे में मैं बताऊं, जो आप अभी बात कह रहे थे कि वहां पर ये भी एक बीच का रास्ता निकाला गया कि वो आरएलडी के टिकट पर लड़ जाएं, लेकिन उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के होंगे। लेकिन आरएलडी का मानना है कि ये उसकी परंपरागत गढ़ वाली सीटें हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो कैराना हो, तो वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सूत्र दावा कर रहे हैं। एक बड़ा पेच ये फंसा है इन दोनों ही पार्टियों के बीच में और इसी बीच में बीजेपी के साथ भी बातचीत काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये होना तो लाजमी है, क्योंकि ये जितने इलाके आपने गिनाए, कैराना और मुजफ्फरनगर, इसमें तो दबदबा पहले से भी आरएलडी कर रहा है। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सेकुलर हैं, वो अलायंस से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक बयान जान लीजिए। शिवपाल यादव हैं, उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, सेकुलर हैं तो अलायंस से ही चुनाव लड़ेंगे। पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, अब वो कहीं नहीं जा रहे, तो आधा चुनाव आधा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को हराने का। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अखिलेश से खफा है जयंत, तो क्या यूपी में गठबंधन का अंत, क्योंकि कांग्रेस से पहले ही बात नहीं बन पा रही है। बीएसपी पहले ही कह चुकी है कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी लोकसभा का। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य उत्तर प्रदेश में क्या होगा। वो भी तब यह सवाल पूछा जा रहा है जब पहले से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन की अच्छी उम्मीद भी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयंत चौधरी ने 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 12 फरवरी को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरौली में उनकी 12 कुंतल वजन की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। जयंत चौधरी ने यह कार्यक्रम टाल दिया है। यह बहुत बड़ी अपडेट और इसके कई मायने हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। 12 फरवरी को उनके पिता अजीत चौधरी, उनकी जयंती है। छपरौली में
12 कुंटल वजन की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इतना अहम कार्यक्रम कि उनके पिता की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना है और उसको जयंत चौधरी ने अभी टाल दिया है। तो यह बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं और इसके कई मायने भी हैं। जो खबरें आ रही हैं, लगातार यह कहा जा रहा है कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद यह दावा किया जा रहा है गठबंधन के नेताओं की ओर से कि नहीं, अंदर खाने सब ठीक है। अब हम आपको आगे बढ़ते हुए दानिश अंसारी से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, वो जरा आपको सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा पर। दानिश आजाद अंसारी साहब, सपा आरएलडी इंडिया गठबंधन फूट की तरफ और झुकाव आपकी तरफ। देखिए, जब इंडिया अलायंस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो जनता ने एक सिरे से इंडिया अलायंस गठबंधन को नकार दिया था। तो जनता ने तो पहले ही इंडिया अलायंस गठबंधन की विश्वसनीयता पे उंगली उठाई थी और अब अलग अलग जो न्यूज़ आ रही है तो उससे साफ है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल हैं वो भी आपस में एक दूसरे का दामन छोड़ रहे हैं। आज आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, हर जगह इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल थे उन्होंने आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ा और उसकी वजह साफ और स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस गठबंधन की स्थापना केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हुई थी। भारत की तरक्की, भारत का विकास, समाज का विकास इस गठबंधन का कभी एजेंडा नहीं रहा। तो आपकी तरफ झुकाव है, आप लोगों की तरफ गठबंधन है। देखिए, इन तमाम मुद्दों के बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन आज विकासवादी सोच हम सबको रखनी चाहिए और जो भी इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। दानिश आजाद अंसारी साफ कह रहे हैं कि ये स्वार्थी गठबंधन है, इसका टूटना तय था। हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। ये काफी अहम जानकारी और इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हुए सवाल ये उठता है इन सारे खबरों को दिखाने के बाद और इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद कि क्या अखिलेश से जब खफा है जयंत तो यूपी में गठबंधन का हो गया है अंत। रामकृपाल सर, देखिए, गठबंधन का अंत और शुरुआत तो जैसे पहले मैंने कहा कि गठबंधन तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये निश्चित तौर पर गठबंधन या आप कहिए कि समाजवादी पार्टी के लिए, वहाँ तो समाजवादी पार्टी ही मुख्य पार्टी है, उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि देखिए 19 में जो सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण के हिसाब से एसपी बीएसपी का जो हुआ था उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। मायावती पहले अलग हो चुकी हैं और अगर इस तरह से जयंत भी अलग होते हैं जी तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष के लिए, विपक्ष की राजनीति या पर्टिकुलरली एसपी के लिए, समाजवादी पार्टी वहाँ मुख्य रूप से है, उसके लिए तो एक निगेटिव खबर है ही। लेकिन अगर आरएलडी जो है बीजेपी के साथ जाती है दिबांग सर, तो ये जो गठबंधन होगा ये किसकी जरूरत है? आरएलडी जयंत चौधरी की जरूरत है या फिर बीजेपी की जरूरत है? देखिए, क्या है कि इस तरह के जो गठबंधन जब भी बनते हैं उनमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आपके अंदर एक नेता होना चाहिए जो सर्वमान्य होना चाहिए, जिसकी बात सब सुने, जिसके इर्द गिर्द पूरा वो गठबंधन घूमे। तो इस तरह का इन्होंने कभी कोशिश की नहीं। अखिलेश वहाँ पे रीजनल तरीके से कर रहे हैं, उस पर आपने देखा कि उन्होंने जब टिकटॉक की बात की तो कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए। तो एक बड़ी गड़बड़ ये है इंडिया गठबंधन में कि आपके पास कोई एक ऐसी कमेटी नहीं है, कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है, तो इस तरह की छुटपुट खबरें आती रहेंगी और इस तरह से ब्रिंकमैनशिप इसको कह सकते हैं कि भाई आप धमकी देते देते एकदम बिल्कुल चरम तक पहुंच जाएं और उसमें कई बार क्या होता है लोग पार भी चले जाते हैं। हमने वो देखा कि बिहार में भी हुआ, बिहार में काफ़ी दिन से वो मनमुटाव वाली बात थी। अब यहाँ जो अगर ये बातचीत हो रही है और ये बातचीत अगर टूटती है तो जयंत की अपनी जो है उन पर प्रेशर पड़ रहा होगा ज़रूर, पर हमने देखा कि जयंत बहुत कोशिश हुई बार बार इस पर चर्चा भी हुई कि वो बीजेपी पे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल सा स्टैंड रखा कि नहीं, हम सेकुलर पार्टी हैं, वहाँ मुस्लिम वोट बड़ी भारी संख्या में हैं, उनकी भी उनको चिंता रहती है कि उनको भी साधे रखना है। तो एक बहुत अगर हम देखें तो वहाँ एक कोशिश ये होती है जयंत की कि वो रहें अखिलेश के साथ। तो एक तरीके से मुझे लगता है दबाव की राजनीति है जब तक ये सही पूरा ना हो जाए, क्योंकि मामला काफ़ी गर्म है और ये
जो हिंदी के अखबार हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ काफ़ी समय से ये उछल रहा है। दिल्ली के अखबारों में भी इस पर बहुत चर्चा है। राजनीति भले दबाव की हो, लेकिन ऐसी खबरें जो हैं, इससे एक बात और पता चलता है कि जितने भी नेता हैं उनके पास तो सब कुछ होता है, पैसा होता है, पावर होता है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ नहीं होती है वो होती है नैतिकता। अब नैतिकता पे मेरा ये सवाल है कि जब आरएलडी के जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पीछे जो आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन हुआ, वो उनके अगेंस्ट खड़े थे और अभी फिर उनके साथ उस विचारधारा के साथ जाके मिल जाना। राजनीति में नैतिकता शब्द बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुका है और ये कोई नया उदाहरण नहीं है जयंत जी का। इसके पहले भी रामविलास पासवान जी जब यूपीए में रहते थे तो धर्मनिरपेक्ष रहते थे और जैसे ही एनडीए में आ जाते थे तो सांप्रदायिक हो जाया करते थे। यही स्थितियाँ आपकी नीतीश कुमार जी की थी। ऐसे तमाम दल हैं भारत के अंदर जो कांग्रेस और भाजपा के साथ जाते ही उनकी नैतिकता बदल जाती थी। यहाँ सबसे मूल प्रश्न ये है कि जयंत चौधरी की नाराज़गी की जो वजह बताई जा रही है वो वजह हमारी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि 7 सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सीटें देने की खबरें आ रही वो 2 सीटें आ रही हैं। तो यदि सीटों को लेके कोई मनमुटाव है, कोई नाराज़गी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी यदि उनको 7 से ज़्यादा सीट देती तो समझ में आता कि ये नाराज़गी है। जबकि अब समझ में ये आ रहा है कि जयंत चौधरी भविष्य की राजनीति सुरक्षित रखने के लिए इंडिया गठबंधन छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना अब उपयुक्त समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले का लोकसभा चुनाव फिर सपा के साथ गठबंधन में लड़ा हुआ विधानसभा चुनाव बता रहा है कि जयंत चौधरी यदि एक चुनाव और लड़ते हैं तो उसके बाद इनकी राजनीतिक जमीन बहुत ज़्यादा सरक जाएगी। और किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए नेता को पता होता है कि सत्ता के साथ रहना जरूरी है और यही मजबूरी जयंत जी को इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, बीएसपी के सांसद हैं मलूक नागर। उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी में जिधर बीएसपी और आरएलडी होगी दूसरे पक्ष का सफाया हो जाएगा। एबीपी न्यूज के संवाददाता नीरज पांडे ने मलूक नागर से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बसपा के सांसद मलूक नागर जी हैं। मलूक जी, कहा जा रहा है कि आरएलडी एनडीए का हिस्सा होने जा रही है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा का, बसपा का भी अपना स्टेक है, तो आप लोग की क्या रणनीति और क्या लगता है कि एनडीए को इससे फायदा होगा? देखिए, मैं पिछले सालों में कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि आरएलडी और चौधरी जयंत जी जिधर चले जाएंगे या बीएसपी जिधर चली जाएगी, दोनों में से एक भी कोई सा किसी के गठबंधन में आ गया, बिल्कुल सीट एक तरफा जीतती चली जाएंगी, दूसरा देखता रह जाएगा। बिल्कुल मैंने आपको मलूक नागर का बयान सुनाया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आरएलडी और बीएसपी जिस ओर रहेंगे उसके सामने जो है सामने वाली पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इस पर मैं विजय त्रिवेदी सर से कमेंट ले लेता हूं। विजय सर, एक बात बताइएगा, आएंगे उस पर, लेकिन एक मुझे मिल रही है कमांड ब्रजेश पाठक से, मेरे सहयोगी ने बातचीत की, जरा उसको सुन लीजिए, फिर इस पर आएंगे चर्चा। यूपीए 1 और 2 के दौरान जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे लोग थे, उन्हीं लोगों का समूह था और जो धरातल पर कभी भी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह था, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो ये जो गठबंधन था, आप कह रहे हैं कि स्वार्थ पे ही बना था, इसे टूटना तय? स्वार्थ पे बना था, इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं। तो ये भाजपा की तरफ झुकाव दिख रहा है आरएलडी। देखिए, आप वेट करें, जैसे कुछ सूचना प्राप्त होगी हम बताएंगे। आप लोगों के गठबंधन में एक चुंबकीय ताकत माननीय मोदी जी के रूप में करिश्माई व्यक्तित्व भारत को मिला है और जन जन भारतीय जनता पार्टी से माननीय मोदी से जुड़ना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है। यूपी की सियासत से एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं गर्म है। डिंपल यादव ने इसी पर अपना बयान दे दिया है, वो हम आपको बता देते हैं। डिंपल यादव ने यह कहा है कि जयंत चौधरी जो हैं वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। डिंपल यादव का हम बयान बता रहे हैं। इसके पहले हमने शिवपाल यादव का भी बयान बताया था। अब जान लीजिए कि डिंपल यादव ने कहा है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे।
बड़ा बयान सामने आया है, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे जयंत चौधरी। डिंपल का बयान सुनाते हैं आप। एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। कोई बात नहीं आपके साथ या नहीं? तो उन्होंने ये कह दिया है कि अब जो है आरएलडी जो है एनडीए के साथ नहीं जा रही है। अब एक और जो नया डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीएसपी की भी इस पर नजर बनी हुई है। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह का कहना है कि ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, एक एक करके सब बिखर जाएंगे। अपडेट हम आपको दे दें, बीएसपी ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है, एक एक करके सब बिखर जाएंगे। बयान सुनाते हैं आपको। बहुजन समाज पार्टी डे वन से जब यह गठबंधन बना और उस गठबंधन में जब माननीय भाई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने आज उस बैठक में इस बात का जिक्र किया कि क्या कांग्रेस के लोग स्पष्ट कर दें कि क्या बहुजन से भी बात हो रही है क्या उनकी, मैंने तो उस दिन से ही स्पष्ट हो गया कि उनका ये मानना था कि यह गठबंधन जो है ऐसे ऐसे बिखराव होना है। तो और नतीजा क्या था कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो उस दिन था वो आज भी है। बहुजन समाज पार्टी उस दिन भी कहती ये गठबंधन कभी टिक नहीं सकता है, इसलिए कि सभी लोग इसमें स्वार्थ किस्म के लोग हैं, सबकी अपनी प्रतिस्पर्धा है, सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। तो बीएसपी के उमाशंकर सिंह को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने कह दिया है कि ये गठबंधन जो है ये टिकेगा नहीं, स्वार्थ का गठबंधन है। विजय सर, अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश के बाद अब चौधरी, बिहार में उधर अलग हो गए नीतीश कुमार, अब इधर जयंत चौधरी के अलग होने की खबरें हैं, तो नीतीश के बाद चौधरी बिछड़ेंगे सभी बारी बारी। देखिए जिस तरह की संभावनाएं बनती जा रही हैं और नीतीश कुमार जी का जाना जो है इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो उसके संयोजक बनने की तैयारी कर रहे थे। वो उनका एक पूरा का पूरा बेबी था इंडिया गठबंधन। उसके बाद भी वो चले गए तो अब किसी के जाने नहीं जाने की संभावनाओं पर अलग से बात की जा सकती है। लेकिन जयंत चौधरी को आप समझिए कि वो क्यों जाना चाहते हैं, अगर वो जा रहे हैं तो। और जैसे डिम्पल जी ने कहा या शिवपाल जी ने कहा, तो वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो आप कह ही सकते हैं कि नहीं जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जब तक वो नहीं चले जाते। लेकिन 2019 का इलेक्शन को देखिए कि उसमें 3 सीटों पर आरएलडी लड़ी और उस समय आरएलडी, बीएसपी, एसपी तीनों गठबंधन साथ, तीनों पार्टियां उस गठबंधन में साथ थी। यानी जाट, माइनॉरिटी और जो तमाम तरीके का जो हो सकता था समन्वय या गठबंधन, वो उस वोटर के पास था। लेकिन आरएलडी एक भी सीट वहां नहीं जीती। इवन जयंत चौधरी साहब भी हार गए, उनके फादर जो अजीत सिंह जी, वो भी हार गए। तो इसलिए इसका मतलब ये बार बार कहना कि जाट और मुसलमान साथ होने के कॉम्बिनेशन की वजह से इंडिया गठबंधन में है, वो गठबंधन तो नहीं चला। तो अब जयंत चौधरी साहब को लगता होगा कि उस गठबंधन के नहीं चलने पर क्या वो, जैसे राकेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि सीटों की वजह से तो वो नहीं जा रहे, कि 7 की बजाय 2 सीटें मिल रही हों तो उसमें क्या जाना है, और 7 में से 3 सीटें ही उनके पास थी तो उसमें क्या हुआ। और मथुरा सीट भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट रही है, हेमा मालिनी वहाँ से रही हैं, और जो संभावना है कि हेमा मालिनी जी को इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो जयंत चौधरी के लिए आसान सीट हो जाएगी कि वहाँ पर वो जीत सकें यदि वो लड़ाई लड़ते हैं। और एक राज्यसभा की सीट जो खुद है वहाँ पर भी वो आ सकते हैं। इसलिए जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन तो 2019 में फेल हो गया लोकसभा चुनावों में, और इवन जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 वहाँ पर भी वो उस तरह से नहीं चला। 33 में से 9 सीटें आरएलडी ने जीती है। तो इस बात की संभावना बन सकती है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो 80 का टारगेट है उसमें वेस्टर्न यूपी में जो कमजोरी कुछ हो सकती है उसको दूर करने की कोशिश, और इससे इंडिया गठबंधन को और कमज़ोर करने की कोशिश को आगे बढ़ा सकती है। और जो आपने नैतिकता की बात की, तो नैतिकता को पॉलिटिक्स में अंग्रेजी में विनेबिलिटी कहते हैं। सर आप अपनी टिप्पणी कर लीजिए, साथ में ये भी बताइएगा कि 2022 में तो अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी ऐसी नौबत कहाँ आ रही है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न यूपी में अगर आप मोटे तौर पर देखें, जो जैसा विजय जी ने कहा 17, 19 और 22 इन तीनों में लगातार, यानी 2 विधानसभा के चुनाव, 1 लोकसभा का चुनाव, 14 को हम छोड़ भी देते हैं, लगातार एक बात बहुत क्लियर कट मैसेज है वहाँ पे कि विनेबिलिटी श्योर तभी होती है अगर आप बीजेपी के साथ हो। क्योंकि हर तरह का समीकरण, जैसा विजय जी ने कहा कि अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, एसपी, बीएसपी प्लस आरएलडी, तीनों एक साथ थे, उसके बावजूद बीजेपी जीत रही है। और याद रखिए किसान आंदोलन बिल्कुल तत्काल था उसका प्रभाव, और लोग कह रहे थे कि वेस्टर्न यूपी में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब बीजेपी जीती। दूसरी बात जो अभी कह रहे थे, देखिए
सच्चाई ये है, नैतिकता फैतिकता कुछ नहीं है। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में हम सिर्फ विनेबिलिटी को देखते हैं, कौन कैंडिडेट जीत सकता है उसी को देते हैं टिकट, और इसलिए देते हैं कि हम सत्ता तक पहुंचे। इनको भी, जयंत को भी मालूम है कि हम अगर 1-2 एमपी हमारे नहीं जिता के लाएंगे तो राजनीति की आगे डगर जो है वो सिर्फ सिद्धांत दिखावे के लिए होता है। कम से कम किसी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अगर आप सत्ता में नहीं पहुंचते हैं, सत्ता के भागीदार न हो, तो कुछ विधायक या सांसद आपकी पार्टी के होने चाहिए। तो मुख्य रूप से जो देखिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जिस तरह सेकुलर वो कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने जैसे कहा 17, 19 और 22 ये तीनों के रिजल्ट देखिए तो क्लियर कट है कि कोई पार्टी अगर चाहेगी कि कोई जीते तो उसे बीजेपी के इर्द गिर्द जाना पड़ेगा, उससे तय है। उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग हुआ 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में कि जातिवादी राजनीति की जगह पे वोट पड़ेगा हिंदू बनाम मुस्लिम का, और वो प्रयोग सफल हुआ। वो प्रयोग अब इस बार और मजबूत हुआ। राम मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जानती है और उसके साथ अब दूसरे दल भी जानते हैं कि इस बार जो 24 की वोटिंग होगी वो होगी हिंदू और मुसलमान की, और उसी वोटिंग को ध्यान में रखते हुए जयंत जी को भी ये आभास हो गया है कि पिछले चुनाव में जब जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो इस बार भी जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, और सिर्फ जाट ही नहीं, यादव भी गया है। यदि यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं जीतती। तो ये जो प्रयोग है वो प्रयोग अब पूरे देश में अमल में आएगा, और मुझे लगता है इसीलिए इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो भी इस प्रयोग में शामिल होकर अपनी अपनी सीट जीतना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इंडिया गठबंधन का क्या होगा। राहुल गांधी को अभी भी ममता बनर्जी के साथ रहने का भरोसा है, उनका एक बयान है, आपको सुनाते हैं। If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. चलिए एक अहम तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ने आज दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया है, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहला सफ़र है, राष्ट्रपति देश की प्रथम महिला मेट्रो में बैठी हुई हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे न सिर्फ मेट्रो को बढ़ावा मिलेगा, लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब ऐसे व्यक्तित्व, बड़े व्यक्तित्व जब जाते हैं मेट्रो में, और तब लोग इससे प्रेरित होते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जा रही हैं खास जगह कि सिर्फ सफ़र कर रही हैं, ये जानकारी है क्या? ये तस्वीरें अभी सर जो आई हैं, आगे जानकारी जो आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये सफ़र करने के दौरान की ही तस्वीरें हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मेट्रो के कोई अधिकारी हैं जो लगातार उनको सूचना दे रहे हैं। मेट्रो ने एक तरीके से दिल्ली में जो ट्रैफिक जैम लगते थे वो ख़त्म कर दिए। मेट्रो से लाखों लोग सफ़र करते हैं, और मेरे ख्याल से जितने भी मेगा सिटीज़ हैं दुनिया भर में, वहाँ मेट्रो चलती हैं, और वहाँ अगर मेट्रो चलना जिस भी दिन बंद कर देती हैं तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है जी। तो मेट्रो बहुत ज़रूरी है, और जिन शहरों में मेट्रो अब आने वाली है वहाँ बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा ट्रैफिक का कितना वो होता है। तो राष्ट्रपति जा रही हैं कहीं, देखते हैं कहाँ जा रही है। जब ये संदेश लोगों तक पहुँचेगा तब ये काफ़ी अच्छा होगा यातायात के लिए भी। अब वापस लौटते हैं एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी लगातार प्लान बना रही है। बीजेपी के इसी प्लान पर हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, कई नए चेहरों को टिकट की संभावना, कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर भी जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। सभी लोग समर्पित कार्यकर्ता है, और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट वो है, नेशन फर्स्ट, then दल, then स्वयं।
जो भी निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा उसको सारे कार्यकर्ता शहर स्वीकारेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो चेंजेस तो आते रहते हैं, नए नए चेहरे भी आते हैं, नए लोगों को मौका भी दिया जाता है, तो एक निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा नए चेहरे को लाना किसी भी पार्टी और संगठन के लिए जब आप खासतौर पर लॉन्ग टर्म सोच रखें तो उसके लिए तो हमेशा बेहतर है, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो आने वाले समय के लिए फिर तैयार होती जाती है। तो उस नाते मैं तो वैसे भी स्वागत करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं वो राजनीति में आए। डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इसमें बगावत का कोई स्कोप नहीं। जो भी अच्छा समझती है पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए और देश के लिए, समय समय पर वैसे परिवर्तन करती है, वैसा निर्णय लेती है। तो बीजेपी का नेतृत्व बिल्कुल सक्षम है और यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिकता में यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। बगावत का सवाल, सबको यहाँ अनुशासित कार्यकर्ता है। ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए, टिकाऊ को ही टिकट। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। तो बीजेपी लगातार दावे कर रही है, बीजेपी के सांसदों को हम आपको सुनवा रहे थे। अब खबर यह है कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो शुक्ला सर, सवाल इसमें बड़ा बनता है कि क्या जो 80 में 80 का टारगेट पूरा करना है उसकी वजह है या फिर कोई और वजह है? नहीं, कोई और वजह नहीं है। ये देखिए, पार्टी हमेशा ये जानती है कि जो भी निगेटिव यानी नकारात्मक माहौल होता है वो जनप्रतिनिधि के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में 73 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो उसको और आगे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। उस आगे बढ़ने की संभावनाओं में ही एक बिंदु आपका टिकट परिवर्तन का भी है। नए चेहरे आएंगे तो आपके मतदाताओं के बीच में कोई ऐसा नकारात्मक स्थितियां नहीं होंगी। मोदी जी का चेहरा, मजबूत चेहरा, मोदी जी की गारंटी और नया प्रत्याशी, ये भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही कि ये रणनीति उत्तर प्रदेश में उसकी सीटों को बढ़ाने के लिए लाभकारी होगी। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी आप देखिएगा कि चेहरे बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों को चुनाव में उतारेगी। ये रणनीति भले बीजेपी को फायदा पहुंचाए दिबांग, लेकिन विपक्ष को एक नया मुद्दा भी देगी कि आपके सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया था क्या कि आपने टिकट काट दिया। एक मुद्दा तो मिलेगा विपक्ष को। जी हम ज़रूर मिलेगा, लेकिन 2 सीटें जो मैं देखना चाहूँगा कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। आप अशोक टैनी को चुनाव टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। हम जान रहे हैं कि जैसे संतोष गंगवार हैं, हेमा मालिनी हैं, जनरल वीके सिंह, ये तो 70 के 75 जो उनकी रेखा है वहाँ तक हो जाएंगे, तो उनके टिकट तो कटेंगे ही। आप इन लोगों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि हम टिकट बदलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी देखेंगे, साफ छवि देखेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर साफ छवि देखना चाहें, एंटी इनकम्बेंसी देखना चाहें, तो एक बड़े सिग्नल भी जाते रहने चाहिए, वरना वो पूरी जो एक्सरसाइज है वो बेकार हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी का काम बहुत अच्छा रहता है, हमने देखा है चुनाव दर चुनाव वो अपना सर्वे करवाते हैं, उसके आधार पर टिकट काटते हैं और ये भी कह देते हैं कि बगावत नहीं होनी चाहिए, अब आपका टिकट कट गया है तो आप हमारे उम्मीदवार को जितवाइए। ये इस तरह का डिसिप्लिन उनका हमने देखा है लगातार। कई बार हमने देखा ये भी है कि बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई टिकट कटेंगे और फिर वो टिकट कट जाते हैं, लेकिन बड़ी बात इस चुनाव की है कि ये मुझे लगता है, और ये बार बार बात आएगी इस पर, कि ये चुनाव एक तरीके से प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह से होगा, जिसमें वोट मांगे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कोई भी उम्मीदवार हो, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इन चुनावों में, और वो दिखाई देगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक अहम डेवलपमेंट और काफी अहम तस्वीरें सीधे आपको चंडीगढ़ से लिए चलूंगा और वहां से दिखाऊंगा। हुआ यह है कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। एनएसयूआई का प्रदर्शन और वाटर कैनन का किया गया है इस्तेमाल। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेयर चुनाव पर जो संग्राम छिड़ा है, जो बवाल हुआ था, आम आदमी पार्टी ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, प्रदर्शन किया था। अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, और उसने सड़क पर प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। देखिए कैसे एक नेता पर वो धार लगती है, वो आगे जाके गिर जाती है। चुनाव के बाद लगातार कंट्रोवर्सी हुई है चंडीगढ़ में, पॉलिटिक्स जारी है, और आप देख सकते हैं एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस पार्टी का ग्रुप है, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। अनिल मिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, जिस तरह मेयर का चुनाव हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है, और ये
आप देख सकते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ पर पुलिस बल ने वाटर कैनन मशीन्स भी लगाई हुई हैं और लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। ये लोग जो थे यहाँ से कांग्रेस भवन से चलकर ये बीजेपी के ऑफिस में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके अपना जो है रोष प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको चंडीगढ़ पुलिस ने रोक रखा है। लगातार जो है ये प्रोटेस्ट चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में जारी है और किस तरह पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की है, उन्हें रोका हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ वाटर कैनन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे वाटर कैनन का यूज़ किया गया है। जो है आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में वाटर कैनन जो है इस्तेमाल किया गया है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा। किस तरह इनको खदेड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बीजेपी के दफ्तर के सामने जाके प्रोटेस्ट करना चाहते थे और वहाँ पे आगे नहीं जाने दिया, बैरिकेडिंग लगाई। और अब वाटर कैनन के विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरह एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एक बार फिर से जो यूथ एनएसयूआई के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो जो हैं बढ़ते हुए बैरिकेडिंग की तरफ और ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी। और एक बार फिर से वाटर कैनन जो है इस्तेमाल किया है चंडीगढ़ पुलिस ने और अब दूसरी जो वाटर कैनन सेटअप था उसको भी यूज़ किया गया है और पुलिस इंश्योर कर रही है कि लोग आगे ना बढ़ें बीजेपी की दफ्तर की तरफ। किस तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बैरिकेडिंग को हटाते हुए कुछ युवा आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन चल रहा है, लेकिन एनएसयूआई के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं और बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है लगातार यहाँ पर जारी है और ये देख सकते हैं फियर्स यूज ऑफ वाटर कैनन है यहाँ पे जो किया गया है अब। और ये चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव जब से हुआ है उस दिन से ही चंडीगढ़ में पॉलिटिक्स है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उग्र ये प्रोटेस्ट है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो धांधली के आरोप लगे उसके खिलाफ एनएसयूआई जो है वो प्रदर्शन कर रही है। ये हमने आपको दिखा दिया चंडीगढ़ में क्या है हाल।